आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कितना खर्चा आया। अभी फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, अभी घर आ चुकी हूँ तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी ये पंच केदार की यात्रा भी पूरी हो चुकी है। आपको मेरी याद आई? हाँ, कितनी आई? इतनी इतनी याद आई मेरे को जिस टाइम आप घर थे। जब मैं नहीं था इतना पंखा बड़ा है। पंखा बड़ा, बस इतनी याद आई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाड़ ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है दिन की 1 बज रही है और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गोपेश्वर से। तो भाई कल मैं आ गई थी घर और घर आते आते भी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और उसके बाद ना कुछ दिखाई नहीं पाई क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और 1-2 जगहों पे मेरी गाड़ी भी स्लिप हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चोट भी लगी थी हाथ पे। वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैंने कहा आप लोग फालतू में टेंशन लेने लग जाओगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ पंच केदार की, कि क्या क्या हुआ और कैसा रहा, कितना खर्च आया, रहना खाना सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रखा है। सुबह तो हल्की फुल्की धूप लगी हुई थी और अभी जाके मौसम बदल गया। शाम के टाइम पे हमेशा ऐसी होता कि एक बारी की बारिश आती ही आती है, तो अभी वेदर कुछ इस टाइप से हो रखा है। तो आखिरकार मेरी ये यात्रा पूरी हो ही चुकी है और ये यात्रा जितनी खूबसूरत थी उतनी डिफ़िकल्ट भी थी। मेरा बहुत टाइम से सपना था पंच केदार करने का, आखिरकार ये सपना पूरा भी हो चुका है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव कैसा रहा ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि यात्रा में कैसा अनुभव रहा मेरा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरा अनुभव कैसा रहा। अनुभव तो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। जब मैं घर से निकली थी ना तो थोड़ा सा मैं ऐसा था कि नर्वस थी यार, कि भाई अकेले जा रही हूँ, पंच केदार कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब होता है ना एक कि भाई थोड़ा सा नर्वस थी मैं। और उसके बाद जैसे मैं घर से निकलती हूँ ना तब फिर मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ रहता है। मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा नर्वस टाइप घर से जाते टाइम होता है। बस ऊपर वाले की इच्छा थी कि मैं पंच केदार करूं, अदरवाइज़ तो मेरा 2 या 3 दिन में ही मेरा प्लान बना होगा कि मुझे पंच केदार करना। और ये सीरीज़ बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। और आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया ना, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, आप लोगों का कैसा शुक्रिया करूं समझ नहीं आ रहा है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैंने कमेंट सबके पढ़े, पर इतना थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना और फिर वीडियो एडिटिंग करना, फिर मैसेज का रिप्लाई करना, थोड़ा आप लोग समझदार हो ना। पर मैं देख सब कर रही थी कि जैसे थोड़ा सा भी टाइम मिलता था ना मेरे को तो मैं मतलब स्क्रॉल कर लेती, देखती कि भाई किसने कैसा रिस्पॉन्स कर रखा है। अच्छा, तो सब ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करा, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उनको मैं बताऊंगी कि मेरा पंच केदार में से सबसे डिफ़िकल्ट यात्रा कौन सी रही। वैसे मैं जब घर से निकली थी तो घबराहट मुझे ऐसा हो रहा था कि यार केदारनाथ में बारिश है, ये है, थोड़ा एक माइंड में एक थॉट चलता है ना कि वहाँ पे थोड़ा रिस्की है, बरसात में हो ही जाता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो इसलिए। पर जब गई तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने 4 बजे सोनप्रयाग से स्टार्ट करा था और मैं केदारनाथ पहुँची सुबह 3 बजे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था और लाइफ टाइम ये चीज़ें मेरे को याद भी रहने वाली है। हम सोचते हैं कि घर से ना निकलें, ये जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तभी हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है। घर में रह के कुछ भी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती है, ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा। केदारनाथ में भी मेरा सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी। और खर्चे की बात करूँ तो खर्चा मेरा ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब मिनिमम
30,000 के आसपास मेरा खर्चा हुआ होगा। उतना तो इनफ है यार, रहना खाना फिर पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें भरना, 30 के आसपास मेरा खर्चा आया। वैसे भी मैंने ज़्यादा फालतू खर्चे नहीं करे। और एक तो मेरा 2,000 का जो मेरा पावर बैंक छूट गया था ना, वो भी आया उसी 30,000 में। तो वैसे वैसे करके मेरा लगभग 30,000 के आसपास खर्चा आया। और केदारनाथ में भी टेंट मेरे को मिल गया था। अगर आप लोग भी जा रहे हो टेंट का बुकिंग करने, तो मैं आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग वहाँ पे जाके अच्छे से आपको टेंट मिल जाएगा। वो भी मंदिर के जस्ट बगल पे ही है। और ऊपर मतलब आप लोगों को वो जो 4x6 का फोल्डिंग रहती है ना, वो वाली मिल जाएगी। तो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सही है। बस केदारनाथ में भी बहुत अच्छे से हो गया था। डिफ़िकल्ट मुझे थोड़ा सा मधमेश्वर का लगा। मधमेश्वर का इसलिए लगा कि तो जब मैं घर से निकली ना, जब मैं रांसी गांव पहुंची, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुबह में 5:30 बजे निकल गई थी रूम से, और उसी रात इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई। और मैं एक सिंगल पर्सन, और मुझे आगे पे क्या हुआ कि वाटर क्रॉसिंग का भी मिला। तो मुझे लगा यार भाई मैंने गलती तो नहीं कर दी इतनी सुबह आके। और एक भी जन नहीं दिख रहा था मुझे, एक भी जन नहीं। और जैसे मैं आगे आगे रास्ते पे जा रही थी, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, आगे से पानी बह रहा है, वाटर क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें भाई। तो थोड़ा सा मुझे नर्वस हुआ था मधमेश्वर वाले ट्रैक पे। और जब ऊपर मंदिर में पहुंची तो बस मन तृप्त हो गया कि जो भी सारी चीज़ें, डर सारी चीज़ें वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस यार भोलेनाथ से मिलने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें बीच में आती ही आती है। और तभी सफ़र का मज़ा भी आता है। और जो कष्ट के बाद आप मंदिर में जाते हो और जो सुकून मिलता है ना, और जो आंसू टपकते हैं, वो दिल को यहाँ छूता है, सीधा यहाँ क्लिक करता है। तो वही फीलिंग मेरे साथ भी हुई। और फिर अगर आप लोग मधमेश्वर जा रहे हो ना, तो बूढ़ा मधमेश्वर जरूर जाना। अगर अदरवाइज़ आप लोग जब मधमेश्वर से घर आओगे ना, तो आप लोग लगेगा कि यार हमने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। क्योंकि वहाँ का जो व्यू है ना भाई, आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब जन्नत में आ गई, वही वाली फीलिंग आती है, जन्नत वाली फीलिंग। फिर उसके बाद मेरा वहाँ का भी बहुत अच्छे से हो गया था। वहाँ पे थोड़ा रूम का मेरे को थोड़ा कॉस्टली पड़ा, 1500 का। पद्मेश्वर में क्या है कि रूम वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, मतलब 2-2, 3-3 हज़ार के। तो वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा हो गया था मेरा। अदरवाइज़ मैंने ज़्यादा फालतू खर्चे करे नहीं है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे चलने में दिक्कत हुई रुद्रनाथ ट्रैक पे। रुद्रनाथ ट्रैक में क्या हुआ कि मेरा ना एक दिन मैंने रेस्ट करा, और उसके बाद जो बॉडी दर्द हुई, क्योंकि इतने दिन से ट्रैवलिंग कर रही थी ना, तो बहुत ही थकान भी लगा। पर मुझे अच्छा लगता है बॉडी को एकदम थकाना। और फिर उसके बाद जो मंदिर में पहुंचते हैं ना, और जो सुकून मिलता है, उसकी फीलिंग ही अलग होती है भाई, बहुत अलग फीलिंग होती है। आप लोग एक्सपीरियंस करना और फिर बताना। और आप लोगों से मैं विनती कर रही हूँ कि आप लोग भी जब भी ट्रैक पे जा रहे हो, अपने साथ 2-3 रेनकोट तो रखना ही रखना है। क्योंकि केदारनाथ ट्रैक पे क्या हुआ था ना, जो मेरा रेनकोट था वो पूरा उसके अंदर से अंदर तक पानी चला गया था। उससे बाहर के एक रेनकोट से कुछ भी नहीं होता भाई। तो अपने साथ 2 रेनकोट तो रखना ही रखना है। और लट्ठी रखना है, पानी की बोतल रखना है, ORS रखना है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे उस दिन हम रात को पहुँचे तो रात को खाने की व्यवस्था नहीं थी। कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है, तो अपने साथ बिस्किट कुछ ऐसे स्नैक वगैरह रख सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि रात को जब भूख लगती है ना, तो फिर ऐसा लगता है यार कुछ भी मिल जाए खाने को, इंसान खा लेता है। अगर आप लोग भी पंच केदार कर रहे हो तो थोड़ा सा अभी इस टाइम पे मत करना। क्योंकि जो मैंने करा था तो वो मानसून जैसे स्टार्ट ही हो रहा था, मतलब एकदम आ नहीं गया था, शुरुआती में कर लिया था। तो उस टाइम क्या होता है कि बारिश थोड़ा कम कम रहती है। तो आजकल अब तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं कल्पेश्वर करके आई कल ही, तो वहाँ की रोड भाई, मैं एक जगह पे इतनी ज़ोर से स्लिप हो गई थी, बाइक मेरी 1 सेकंड के लिए अटकी, नीचे चले गई थी। क्योंकि वहाँ पीछे कीचड़ था, तो पीछे वाला टायर ऐसे घूमा ना, और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बाइक से उठा के यहाँ किनारे पे खड़ी कर दी और बाइक स्लिप हो गई। बस यही वाली फीलिंग हो। मुझे चोट वगैरह कुछ भी नहीं आई।
और थोड़ा सा गोप्रो पे कीचड़ वगैरह ये सारी चीज़ें लग गई थी, तो ये सारी चीज़ें थी। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था और आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छा साथ दिया मेरा, तो उसका जितना शुक्रिया करूँ मैं कम ही कम है। और अभी मेरा एक नेक्स्ट प्लान बन रहा है कहीं अच्छी जगह जाने की, तो वो चीज़ें भी 2-4 दिन में आप लोगों को बता दूंगी कि मैं कहाँ का प्लान कर रही हूँ। और सोच रही हूँ थोड़ा अगर मौसम सही रहेगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी जब भी यात्रा पे आ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, पहाड़ों का मौसम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी आते हैं। जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं क्या करते हैं, जगह जगह पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। उनको पता नहीं रहता है पहाड़ों के मौसम का, एकदम से पानी का फ्लो एकदम से आ जाता है। तो मधमेश्वर में भी आपने सुना होगा कि 1-2 लड़के बह गए थे। तो ऐसे ही होता ना, क्योंकि पता नहीं रहता, हम फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में, और आजकल पत्थर भी वैसे ही रहते हैं, नदी के किनारे फिसलन वाले पत्थर रहते हैं। तो आप लोगों से भी विनती है कि ऐसी जगहों पे फ़ोटो ना खिंचाएं जहाँ पे आप लोगों को जानलेवा हो सकता है। क्योंकि यार आप लोग घर से आते हैं, आपकी मम्मी पापा सब, चाहे भाई बहन जो भी हो, यही आस लगा के जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा यात्रा पे गया है, आने वाला है, आने वाला है। तो हमें ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की, छोटा बिस्किट, स्नैक, पानी, वाटर, ये सारी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें जब भी आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो। एक खाली बोतल रखना। और पहाड़ों में तो ऐसा है कि भाई जगह जगह पे पानी आता रहता है, एकदम नेचुरल वाटर रहता है वो। तो आप एक खाली बोतल रख के जगह जगह पे पानी भर के अपने साथ रख सकते हो। जहाँ पे आप लोगों को पानी दिखा वहाँ पे भर के फिर पी लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को दुकान से ही बोतल ख़रीदना है पानी का। यहाँ पहाड़ों का इतना शुद्ध पानी रहता है ना। तो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो और आप क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो। तो आज मैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करती हूँ और कौन सा फ़ोन तो मैं 14 प्रो मैक्स यूज़ करती हूँ। इसको मुझे 3 साल हो गए यूज़ करते करते। अब इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मतलब स्टोरेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। और 2-3 बार तो गिर भी गया ये, पूरा इसकी हालत ऐसी डाउन हो रखी है ना। और एक मैं गोप्रो यूज़ करती हूँ जब मैं राइड करती हूँ ना, तो मेरा वो माउंट लगाया रहता, वो भी अच्छे से अभी सेटअप बना नहीं है, पर वो मैंने अभी टेम्परेरी कर रखा है। मतलब अच्छे से व्यू नहीं आ पाता उसमें, मेरी वॉइस है वो भी थोड़ा खटखट आती है, तो अभी उस पर सुधार करेंगे भाई। मैं जो माइक करती हूँ ना, ये रोड का माइक करती हूँ, और वही मैं गोप्रो पे मैंने यूज करा था। तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों जब तेज़ चलती है तो हवा चलती है ना, तो उसकी वजह से आवाज़ जो है ना फटी आ जाती है। तो बस यही है। हर हर महादेव। तो भाई दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या चीज़ यूज करती हूँ, जैसे अपने मतलब वीडियो वगैरह बनाते टाइम। तो ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस सिंपल सा। ज़्यादा ताम झाम करोगे ना तो वो फिर और ही ताम झाम हो जाता है। तो एक मेरा ये गोप्रो जो मेरा एक्शन कैमरा है, और ये भी ना पूरा टूट चुका है। परसों एक दिन बाइक स्लिप हुई ना, तो इसका पूरा यहाँ पे देख रहे हो स्क्रैच आ रखा है, ये वाला। तो ये भी पूरा स्क्रैच आ रखा है। जब मैं मतलब राइड करती हूँ ना, तो ये वाला कैमरा यूज़ करती हूँ, जो कि है GoPro 9। बहुत पहले से है मेरे पास, पर मैंने कभी इसको यूज़ ही नहीं करा। फिर मैंने सोचा यार जब मेरे पास GoPro है तो इसको थोड़ा यूज़ तो करना ही चाहिए। और एक ये वाला कैमरा है, इस पर एक अडेप्टर लगता है, ये वाला अडेप्टर लगता है। ये मैंने फ़िलहाल ही में कुछ 1-2-3 महीने पहले मंगाया था। तो ये मैंने फ़िलहाल ही 4-5 महीने पहले मंगाया था। ये मुझे पड़ा था 4-5 हज़ार का, ये वाला अडेप्टर। बिना इसके ना इस पर माइक कनेक्ट नहीं होता है। और ये है रिसीवर, ये तो उसका है, रोड का रिसीवर है। इसके साथ ये केबल आ गया था, तो मैं इसको ऐसे करके इसको ऐसे लगा के फिर GoPro पे सेट करती हूँ, ठीक है। और ये माइक, इसी के साथ माइक भी है, तो माइक भी कनेक्ट कर सकती हूँ। और कभी मुझे फ़ोन से बनाना होगा चाहे इससे बनाना होगा तो ये वाला यूज़ हो जाता है। ये दोनों चीज़ में यूज़ हो जाती। वैसे अगर आप लोग उस पर भी कर सकते हो। ये एक बोया का माइक रहता है ना छोटा, वो मेरे पास था, पर अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। वैसे वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फिर मेरी जो वॉइस है ना वो अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि मैं माइक यहाँ लगाती हूँ। मुझे यहाँ पे लगता है कि यार भाई कहीं गिर विर ना जाए, तो इसलिए। और अभी ये मैंने परसों कीचड़ में गिरा था ना ये पूरा सा, तो फिर मैंने इसको साफ़ करने के लिए इसका अंदर डाला रहता है ये GoPro।
इसके अंदर ये पूरा फिट रहता है, तो अभी करूँगी मैं इसको फिट। बस यही सिंपल सा रहता है। और ये मेरा है हेलमेट, और ये हेलमेट क्या है ना, थोड़ा सा भारी है, और मुझे एक नया हेलमेट भी लाना था, पर अभी यहाँ पे तो मिलता नहीं है। तो ऑनलाइन भी देख रही थी मैं, तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि अब एक दिन देहरादून जाऊँगी ना, तो फिर वहाँ से नया हेलमेट लाना पड़ेगा। और ये मैंने एक बार पहले मुझसे लगा नहीं, तो फिर मैंने दोबारा ट्राई करा, तो ये ऐसा आ जाता है, आगे को झोंक मारता है, ये पूरा यहाँ ऐसे में आ जाता है। तो इसको ऐसा रहना चाहिए था, ऐसे मतलब सामने का व्यू नहीं आता ना, तो इसलिए ऐसा होता है ये। तो इसलिए मुझे एक नया हेलमेट भी चाहिए था, पर अभी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आ पाएगा हेलमेट भी नया। अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास जो कैमरा है, फ़ोन है, उसी से बना सकते हो यार। ऐसा कुछ ही नहीं है, बस अपना वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अच्छा फ़ोन, अच्छा कैमरा, ये सब कुछ होने से ही वीडियो अच्छी बनती है। भले बनती है, पर जब अगर शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा मैनेज करके करना पड़ता है। तो बस आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पंच केदार यात्रा आप लोगों को कैसी लगी, ये तो मेरे को कमेंट्स देख के पता चल ही गया था। तो शुक्रिया वंस अगेन आप सभी लोगों का। और बस मिलते हैं आप लोगों फिर एक अच्छी सी सीरीज़ में। अभी 2-4 दिन तो मैं घर में रेस्ट करूँगी, 1-2 दिन घर के ही ब्लॉग आएंगे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट देना यार। आप लोगों के लिए तो मैं इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय देवभूमि।